नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस है। और आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कह सकते हैं वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप सबको पता है आज आप सबकी 4th क्लास है, अर्थात चौथी क्लास है। आप सब रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहें। जितनी भी क्लास मैं लूँगी सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, और आप इन्हीं जो क्लास हैं, चाहे 10 मिनट के हों, चाहे 5 मिनट के हों, चाहे 20 मिनट के हों, इन सभी क्लास को अटेंड करते रहें। इससे आपके पेपर में काफ़ी प्रश्न फंसने वाला है। तो कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में आपका जनवरी के लास्ट वीक तक पेपर होने की संभावना है। तो तब तक जैसे ही आपका पेपर की स्कीम आती है, आप सबकी मैराथन क्लास भी चलेगी। ठीक, तो जो बच्चे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, बाय गॉड आपके पास लिंक नहीं पहुंचता है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद, तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ से आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ाना अपडेट रहते हैं, रोज़ाना जो भी क्लास चलती है वहाँ पर उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है। ठीक, तो वहाँ से आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं और अपना क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। या फिर सर्च कर सकते हैं, होम साइंस बाय निधि शर्मा के नाम से है। जैसे ही इसमें लोगो लगा है वैसे ही उसमें भी है। ठीक, तो आज का प्रश्न आपका क्या है? ज्योत द्रव्य के प्रमुख गुण। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चों लाइक कर दो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो, जिससे इसका लाभ और भी बच्चों को मिल सके। ठीक, तो आज का प्रश्न क्या कह रहा है? जीव द्रव्य के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। तो जीव द्रव्य क्या होते हैं आपका, जैसा कि फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित है ना, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, तो उसमें आपको देखना है कि जीव द्रव्य के गुण क्या है। तो बच्चों, जीव द्रव्य ही जीवन का मुख्य कारण एवं आधार होता है। याद रखना, जीव द्रव्य ही जो होता है जीवन का बहुत ही मुख्य कारण होता है, मान लो आधार ही होता है। ठीक, जीवन के सभी गुण तथा चिन्ह जीव द्रव्य के ही गुण अथवा चिन्ह हैं। जीव द्रव्य की जीवित अवस्था ही जीवन है, और इसकी मृत्यु ही शरीर की मृत्यु है। अगर जीव द्रव्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो आपके शरीर भी मृत्यु प्राप्त करती है। ठीक है, वही कह सकते हैं यही जीव द्रव्य ही जीवित अवस्था का एक जीवन है। ठीक, इसके कई मुख्य गुण हैं, जैसे क्षोभशीलता। क्षोभशीलता में क्या आता है? यदि शरीर के किसी अंग में कोई उत्तेजना जो होती पहुंचती है, तो उस अंग में जीव द्रव्य में एक हलचल सी मच जाती है, और वह हलचल संवेदना के रूप में मस्तिष्क की ओर जाती है। जीव द्रव्य ही उत्तेजना को ग्रहण करता है तथा मस्तिष्क को उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जिसमें क्या होता है? जीव द्रव्य के इस गुण को ही क्षोभशीलता अथवा संवेदनशीलता कहा जाता है। ठीक, क्षोभशीलता, जैसे कि आपके पास जैसे कि कहीं बैठे हैं, किसी ने पीछे से कुछ बोल दिया तेजी से, तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक बहुत तेजी से उत्तेजित होते हुए वो हलचल मचाते हुए आपके शरीर में प्रवेश करती है, मस्तिष्क में प्रवेश करती है। यही प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी क्षोभशीलता कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आत्मीकरण। इसमें क्या होता है? भोजन के रस को ग्रहण कर लेना तथा उसे आत्मसात करके शरीर को शक्ति को वृद्धि करना आत्मीकरण या सौंगीकरण कहलाता है। जैसे कि आप भोजन लेते हैं ना, रोज़ाना डेली यूज करते हैं भोजन, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स, खनिज लवण और प्रोटीन कैल्शियम, ये सभी होते हैं ना, शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं, उनका आत्मीकरण एवं सौंगीकरण कहलाता है। ठीक, यही जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसके पाचन से प्राप्त रस शरीर को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। मैंने पहले ही बता दिए, यही आत्मीकरण, जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन खनिज लवण, ये सब आपके शरीर में सेल तक पहुंचता है, और वह उसका आत्मीकरण करता है, उसे ग्रहण करता है तथा अपनी वृद्धि करता है। यह समस्त कार्य भी जीव द्रव्य का द्वारा ही संपादित होता है, अर्थात आत्मीकरण भी जीव द्रव्य का एक गुण माना जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वृद्धि। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है? वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि
भी जीवद्रव्य का एक गुण है। इस गुण के कारण ही कोशिका की आकृति है। वृद्धि क्या होती है, जीवद्रव्य का एक गुण है। जन्म से मैंने पहले भी बताया, संयुक्त कोष जो होता है, जाइगोट सेल होता है, उसी को हम संयुक्त कोष कहते हैं। ठीक, तो जाइगोट सेल एक छोटा सेल होता है, एक छोटी कोशिका होती है जहाँ से शरीर का निर्माण होता है। जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ती हैं वो डेवलप होती हैं, कई कोशिकाओं में विभाजित होती जाती हैं, वही आयतन पर एवं भार में परिवर्तन होता है। और जीव द्रव्य में वृद्धि हमेशा आंतरिक कारणों से होती है, न कि बाहरी कारणों से। ठीक, याद रखना, जीव द्रव्य में जो वृद्धि होती है कोशिका, वो आंतरिक कारण से होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है जनन। जनन की क्षमता भी जीव द्रव्य का एक गुण है। अपनी जाति की वंश वृद्धि करना सजीव सृष्टि का विशेष गुण है। जैसे कि पशु जात हैं तो पशु अपने वंश की वृद्धि करते हैं, और पेड़ पौधे हैं अपने वंश की वृद्धि करते हैं फल के माध्यम से, बीज के माध्यम से। ठीक, और जो मनुष्य हैं अपने 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 जाति का वंश का वृद्धि करते हैं। ये ठीक है ना, वही है, प्रत्येक जाति को सुरक्षित रखना चाहती है, इसी कारण अपने प्रत्येक जीवधारी को जनन की शक्ति से संपन्न करता है। वही जो प्रजनन जनन की शक्ति होती है ना, गर्भ एक के बाद एक नई पीढ़ी आती रहती है ना, जेनेटिक होता है ना, जिन, वही है वंशानुक्रम। ठीक, जनन। नेक्स्ट आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, कोशिकाओं के जीव द्रव्य में हर समय कुछ न कुछ रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिनके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ अनुपयोगी या व्यर्थ पदार्थ बनते रहते हैं। कोशिकाओं द्वारा इन व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। यह कार्य भी जीव द्रव्य का ही गुण है तथा इस गुण को उत्सर्जन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि उपयुक्त गुण जीवद्रव्य के विशेष गुण हैं तथा यही गुण निर्जीव सृष्टि को सजीव सृष्टि से अलग करते हैं। ठीक, जो निर्जीव होते हैं वो सजीव से अलग होते हैं, यही जो गुण हैं इन्हीं से अलग होता है। ठीक, उसके बाद आप देख लें कोशिका झिल्ली क्या होती है तथा इसके कार्य बताइए। यह बच्चों कोशिका की बाहरी सतह पर यह बाह्य दीवार होती है। यह पतली तथा मुलायम झिल्ली के रूप में होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से वसा तथा प्रोटीन से होता है तथा इसमें बहुत अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी विद्यमान रहते हैं। कोशिका को विशिष्ट आकार कोशिका झिल्ली ही प्रदान करती है और अत्यंत मुलायम होने के कारण यह बहुत ही नाजुक होती है। बहुत जल्दी यह फ्रैक्चर भी होती है, अर्थात कोशिका झिल्ली पर बहुत जल्दी इसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धमनी व सिरा में अंतर। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सब इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने ही वाला है। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ये आया भी था इस वर्ष पेपर में। ठीक, तो आने वाले पेपर में भी ये ज़रूर ही आएगा। ठीक, याद रखना। तो क्या है धमनी से आप क्या समझते हैं, धमनी और सिरा में अंतर बताइए। धमनी क्या होती है, धमनी एक प्रकार की रक्त वाहिका है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। क्या है धमनी, एक रक्त प्रवाहिका है जो संपूर्ण शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। आगे देख लेते हैं धमनी व सिरा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक, आर्टरीज एंड वेन्स। यद्यपि धमनी व सिरा दोनों ही रक्त नलिकाएं हैं, आपको पता होगा धमनी भी रक्त नलिका है और सिरा भी रक्त नलिका है, किंतु बच्चों जिन नलिकाएं हैं जिनकी शाखाएं प्रशाखाएं संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं, किंतु इनकी रचना व कार्य में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इन्हीं अंतर को हम लोग इसमें जानेंगे, समझे। क्या है, धमनी में चमकीले लाल रंग का शुद्ध रक्त होता है, जब जिससे वे लाल दिखाई पड़ते हैं। जो शुद्ध रक्त लाल कलर के होते हैं वो धमनी होते हैं, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त होने के कारण इनका रंग नीला सा होता है। क्या होता है, इनका कलर जो होता है नीला होता है। ठीक, उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है धमनी अधिकांश क्या होती हैं, अधिकांश रूप से मांसपेशियों की गहराई में होती हैं, और जो सिराएं होती हैं त्वचा के समीप होती हैं, उन्हें त्वचा के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक, जबकि धमनी के रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर होता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ऐसे भी ये प्रश्न पूछा गया था नेट में कि धमनी के रक्त का प्रवाह
कहाँ से होता है, किस ओर से होता है, तो रक्त का प्रवाह हृदय से अंग की ओर होता है। सिराओं के रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है। धमनी की दीवारें अत्यंत लचीली होती हैं, अतः ये चिपकती नहीं है, जबकि सिराओं की दीवारें कुछ कड़ी होती हैं। इसी के कारण क्या होता है, रक्त प्रवाह की शिथिलता के कारण चिपक सी जाती हैं। धमनी क्या होता है, धमनी से रक्त हृदय की गति से प्रभावित होने के कारण झोंके से आता है, अतः रक्त की गति लहर की भांति होती है, जबकि सिराओं में रक्त का प्रवाह समान गति से धीरे धीरे ही होता है। ठीक, धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है और सिराओं में रक्त का दबाव कम होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और हैं। केवल फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। अगर ऐसा भी पूछा जाता है अशुद्ध रक्त किस में होता है, किस धमनी में, तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस में रक्त ले जाने के कारण इसे धमनी भी कहा जाता है। केवल फुसफुसीय सिराओं में शुद्ध रक्त होता है। ये सिराएं फुसफुसियों से शुद्ध रक्त लेकर बाहर निकलती हैं, अतः इससे इन्हें सिरा कहा जाता है। धमनी में दबाव बिंदु या नाड़ी स्पंदन रहता है, जबकि सिराओं में ऐसी अवस्था नहीं होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। ये वनस्पति एवं जंतु कोशिका में अंतर बताना है। वनस्पति कोशिका क्या है और जंतु कोशिका क्या है। ठीक, जो वेजिटेबल्स सेल्स हैं और जंतु कोशिका। ठीक, वनस्पति कोशिका की झिल्ली के ऊपर सेल्यूलोज का एक आवरण होता है, याद रखना, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो होता है सेल्यूलोज का आवरण, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि जंतु में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम पढ़ाते समय भूल जाते हैं, आपको इतना रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, भूलते तो नहीं है, पर हम सोचते हैं बीच में डिस्टर्ब ना करें, लाइक करने के लिए ना बोलें, तो आप सब करते भी नहीं हो। ऐसा ना किया करो बच्चों, लाइक ज़रूर किया करो। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली पतली झिल्ली के रूप में होती है जंतु कोशिका में। ठीक, जबकि कवक तथा जीवाणु को छोड़कर हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवण, रंगीन वर्णी लवण तथा अवर्णी लवण पाए जाते हैं। ठीक, जबकि प्राणी कोशिका में कवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक, याद रखना। एक पौध पादप कोशिका में एक केंद्रीय रिक्तिका एवं अन्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं के शिवद्रव्य में सूक्ष्म रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कुछ शैवालों एवं कवकों को छोड़कर तारककाय नहीं पाया जाता है, और प्राणी कोशिका में बहुधा एक क्या होता है, बहुधा एक तारककाय पाया जाता है। ठीक, तो आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब प्लीज़, और लाइक भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।